नमस्कार। आज हमारे साथ हैं यूपीपीसीएस 2024 में सफलता हासिल करने वाले मयंक कुमार सिंह सर, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ ये मुकाम हासिल किया। तो पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है इसकी तरफ से। सर, हम आपसे आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में और इस जर्नी में सफलता तक में पहुंचने तक में आपने जो स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े और उन स्ट्रगल में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रखा, इसके बारे में जानना चाहेंगे, जिससे आपको देख रहे हैं हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। सर कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक कुमार पटेल और मेरी स्कूलिंग यहीं प्रयागराज से ही हुई है, जीआईसी से। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से कंप्लीट किया है। मैं जब कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तभी मैंने डिसाइड किया 2018 में टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ कोविड के टाइम पे। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद से मैं अपना पूरा प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की तरफ ही डेडिकेट किया। और उसके बाद मेरा जो पहला ब्रेक थ्रू था वो 2022 में मेरा पहला यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ और उसी प्रयास में मैंने मेंस भी क्लियर किया और मेरा वो पहला इंटरव्यू भी था। तो उसमें जो मेरा फाइनल सिलेक्शन है वो 1 मार्क्स रह गया था। उसका रीज़न था कि मेरा हिंदी में नंबर जो है कम थे, जनरल हिंदी में नंबर कम थे और इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे 70 आउट ऑफ 100, बट हिंदी में काफ़ी कम थे, बिलो एवरेज नंबर थे। इसकी वजह से सिलेक्शन 1 मार्क्स रह गया था। उसके बाद से मैंने कई सारे, वो एक डीमोटिवेशन फेज था लाइफ का सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1 नंबर सिलेक्शन नहीं होना एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था लाइफ का। उसके बाद मेरा 2023 का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ 2000 यूपीपीसीएस का, क्योंकि उसमें सीट भी कम थी और 2-4 मार्क्स की वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। अब मुझे सफलता चाहिए थी हर हाल में, तो मैंने क्या किया कि मैंने CAPF भी दिया और उसका रिटर्न मैंने क्लियर किया, बट उसका मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया मैं, डिस्पाइट क्लियरिंग फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग माई जॉब एंड ऑल। तो मैंने BPSC का प्रीलिम्स दिया, मैंने झारखंड PCS का मेंस भी लिखा, 2024 में मैंने UPSC का मेंस लिखा। तो उसके बाद साथ ही साथ मैंने 2024 का जो है UPPCS का प्रीलिम्स मेंस और फाइनली आई एम सेलेक्टेड एज ACCT असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स 2024 का फाइनल रिजल्ट में। तो जर्नी तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रही है पिछले 6 सालों में, लगातार लगा रहा प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ, है ना, लाइब्रेरी से घर से लाइब्रेरी। और तो मेरी जर्नी रही, बट ये है, मैं कहूँगा कि सब लोगों को कि अपने सपनों पे और अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखिए, टाइम ज़रूर आएगा और उस पर ध्यान, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। एक दिन समय बदलेगा, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना और पूरे प्रोसेस में ध्यान रखना कि सिलेबस क्या है और PYQs क्या है, और अपने आप को कंसिस्टेंटली जज करते रहना पूरे प्रिपरेशन में कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। और इन बातों का ध्यान रख करके थोड़ा सा आउटकम से डिटैच होकर के, कि पूरा ध्यान प्रोसेस पे रख करके निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो सफलता ज़रूर लगेगी। बिल्कुल सर। और सर, प्रिपरेशन के पहले 6 महीनों में क्या गलतियां आपने की थी और उसके बाद अक्सर जो नए एस्पिरेंट भी करते हैं और उसको आपने कैसे दूर किया? जो मेरी गलती थी कि पहले की जब मेरा पहला प्रीलिम्स था, तो शुरू में मैंने क्या किया, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को उतना तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि PCS का जो एग्ज़ाम है यूपी का, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत आती है। तो उसके लिए आप कई सारी बुक्स रिफ़र कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास नोट्स हैं आपके, या फिर घटना चक्र की किताबें हैं MCQ पर्पजेस के लिए। तो आप वो सब बहुत ही रेलेवेंट किताब हैं इस प्रिपरेशन के लिए। और प्रीलिम्स में आपको करंट अफेयर को भी सिर्फ एक सिंगल सोर्स नहीं रखिए, आप 2-3 सोर्सेज से आप करिए करंट अफेयर्स, ताकि जो है सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। एंड उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अब भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप बॉर्डर पे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं तो लगातार ढेर की टेस्ट सीरीज फॉलो करता आया हूँ प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, बिकॉज
क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाते हैं, करंट अफेयर के सवाल डायरेक्टली फंस जाते हैं। और इन जनरल वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है और दिमाग कैसे चलता है एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में, इसलिए टेस्ट सीरीज़ का बहुत अहम रोल है। साथ ही साथ आप PYQs पे बहुत ध्यान दीजिए, PYQs आपको पूरी तरह से रटी होनी चाहिए। एंड प्रीलिम्स में फिर करंट अफेयर को भी 3-4 सोर्सेस से करिए, घटना सार है, कोई मैगजीन आप रेफ़र कर सकते हैं, कोई मैराथन वीडियो रेफ़र कर सकते हैं यूट्यूब का। एंड देन उसके बाद आप मेंस के लिए, जैसे मेंस में 6 सब्जेक्ट हैं, 4 GS, 2 यूपी स्पेशल, 1 हिंदी और 1 ऐसे। सभी के लिए 6 GS का इक्वल मार्क्स है, हिंदी और ऐसे का 150-150 मार्क्स का है। तो हिंदी को आप इग्नोर मत करिए। हिंदी में जो ग्रामर पोर्शन है वहाँ एकदम मैथमेटिकल मार्क्स मिलते हैं। तो आपको प्रॉपर विलोम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय है, मुहावरे 30 नंबर के हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मेरा 1 नंबर सिलेक्शन रुका था, उसकी वजह हिंदी थी, अदरवाइज आई वुड हैव बिकम SDM इन दैट अटेम्प्ट, बिकॉज ऑप्शनल उस समय हुआ करता था। तो नंबर मुझे GS में भी अच्छे नंबर थे, ऑप्शनल में अच्छे थे, इंटरव्यू में अच्छे थे, एक सब्जेक्ट ने ख़राब कर दिया था। तो सिलेक्शन होने के लिए सभी सब्जेक्ट में आपको बेहतर और एवरेज से बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो मुझे लगता है काफ़ी। फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। आप इंटरव्यू का PCS का इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, आराम से आप विनम्र होकर जाके बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और एक बेहतर साइंटिफिक पर्पज़ से बात करेंगे तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपका। सर इसी के क्रम में मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो पूरे सिलेबस को आपने मैनेजेबल पार्ट में कैसे डिवाइड किया? मुझे लगता है कि एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि आपको, अगर आपका मेंस है, प्रीलिम्स आपने निकाल लिया, आपके मेंस के लिए 4 महीने 5 महीने या वटेवर 3-4 महीने इधर मिल जाते हैं यूपी PCS में रिजल्ट के बाद, तो आप प्लान कर लीजिए। जैसे आपने अगर सिलेबस है, सिलेबस पे सिलेबस के हर टॉपिक पे आपके नोट्स होने चाहिए, चाहे वो 1 पेज का हो, 1.5 पेज का हो, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए आपके हर टॉपिक पे, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आएगा एग्जाम हॉल के बीच में रिवाइज करने का, 1-2 दिन पहले रिवाइज करने का। तो कोशिश ये करिए कि सभी टॉपिक्स जो GS के हैं, 4 पेपर या फिर यूपी स्पेशल के पेपर हैं, तो उस पर आपके शॉर्ट नोट्स हों और उन शॉर्ट नोट्स को आप बार बार रिवाइज करिए। कुछ डाटा फैक्ट है तो उसको अपडेट करते रहिए अखबार से या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट से, यूपी के जो अलग से गवर्नमेंट साइट है वहाँ से आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो मेंस का एक ही फंडा है कि आप सिलेबस पे नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए और कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए मेंस की। जैसे मैं तो ध्येय का फॉलोवर हूँ, तो ध्येय का मैंने टेस्ट सीरीज पेपर 5-6 वाज वेरी गुड, उनके सेक्शनल टेस्ट थे और इवन इन जनरल काफ़ी ठीक, मतलब उनके टेस्ट रहे हैं सेक्शनल GS के भी। तो आप कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे आप वो फॉलो करिए और उसमें फिर आंसर राइटिंग जरूर करिए। आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चरिंग कैसे रखनी है आपको, इंट्रो में कैसे आप लिख सकते हैं, बॉडी में कैसे लिख सकते हैं आप, कंक्लूजन आप अच्छा करने का प्रयास करिए। इंट्रो में डाटा फैक्ट है, कोई रिपोर्ट है, कोई कोट है, तो उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिखिएगा तो आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलेंगे। एक प्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट है, कहाँ कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल। और सर आपने आंसर राइटिंग जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस या डिफ़िकल्टी आपको महसूस हुई? आंसर राइटिंग में क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में बहुत डर रहता है, आंसर राइटिंग क्या होती है, आंसर राइटिंग बहुत उनके डर रहता है। तो मुझे लगता है कि इस पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ते हैं उसी को आपको लिखना आना चाहिए और एक बेहतर तरीके से लिखना आना चाहिए। जो बाकी उसमें कुछ खास नहीं है। जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिखा करते थे, एक प्रॉपर वे में लिखा करते थे, कोई टॉपिक पढ़ करके याद कर करके, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि आप सिलेबस पे नोट्स बनाइए, उस पर जो है रिवाइज करिए, फिर उस पर जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ से हेडिंग जनरेट करिए, फिर उसी हेडिंग्स को पॉइंट्स में, पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे इट्स अ रेगुलर एक्सरसाइज। पहला आप आंसर लिखते हैं तो आप बहुत ख़राब लिखते हैं, फिर आप धीरे धीरे टॉपर्स की कॉपी देखते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो उसमें मुझे लगता है कि रेगुलर जितना अभ्यास करेंगे आपका उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो दैट्स ऑल। और सर जब आप प्रीलिम्स में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो इस बार आपको क्या फील हुआ एग्ज़ाम देने से पहले, प्रीलिम्स का और एग्ज़ाम देने के बाद? शुरू में तो बहुत डर लगता था एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इस बार की बात नहीं बताऊंगा मैं, पिछले 3-4 साल पहले की बात बताऊंगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं आपके क्लियर तो आपको लगता है डर, और हर एग्ज़ाम के पहले लगता है डर, भले आप कितने अचीवर हो, ये होगा कि नहीं होगा। बट मुझे लगता है ये एक सेकेंडरी चीज़ है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, पहले हम अपना एफर्ट तो दे के आएँ।
तो अगर हम पूरा अपना फोकस प्रोसेस पे रखेंगे, ये सिलेबस है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है, तो हम उन फैक्टर्स पे काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस बार 5-6 क्वेश्चन में नॉट लिखा था, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से वो सिलेक्शन प्रीलिम्स बाहर हो गए। तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और एक टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, क्वेश्चन छूटे ना आपसे। और पूरा प्रोसेस आप एग्ज़ाम के पहले पूरा इतना ध्यान लगा के इतना मेहनत करके आप प्रीलिम्स दीजिए, क्योंकि वो हो जाता है अगर आप पूरी शिद्दत से आप करते हैं तो। बिल्कुल। सर, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप आपने अपने सिलेबस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया? सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो सिलेबस से ही बन के आते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होता है। तो आप जब PYQs देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये कैसे एग्जैक्टली पढ़ना है। जो स्टैटिक पोर्शन है, जो किताबें हैं, बेसिक बुक्स हैं, उन बुक्स से कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों पर ज़्यादा हम ध्यान दे सकते हैं। PYQs उसमें बहुत हेल्प करता है कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझने पे कि आयोग पूछना क्या चाहता है आपसे, है ना। तो ये उन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं PYQs से। और PYQs अल्टीमेटली रिपीट भी हो जाते हैं कई सारे PYQs एग्जाम में, तो उनको एज इट इज़ याद होना चाहिए PYQs आपको, इफ़ यू आर सिंसियर एस्पायरेंट। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा आपसे कि प्रिपरेशन के दौरान आपका लोवेस्ट पॉइंट सबसे कौन सा था? लोवेस्ट पॉइंट तो मेरा ये था कि जब मेरा फाइनल्स 22 में मैंने जब प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आई इमेजिन्ड अ लॉट अबाउट कि आफ्टर सिलेक्शन का लाइफ कैसा होगा, तो वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। उसके बाद CSE में जब मैं UPSC मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो वो भी एक लास्ट लो मोमेंट था। बट इंटरव्यू वाला जो फेज़ था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि मुझे लगा था कि ब्रीदिंग सांस नहीं लिया जा रहा है, अब मुझे कुछ चाहिए कि अब ताकि आगे बढ़ा सके लाइफ में। तो वो सबसे लोवेस्ट मोमेंट था। उसके बाद तो चीज़ें चलती गई, लगातार एग्ज़ाम बिज़ी रहे, एग्ज़ाम देते रहे। तो एग्ज़ाम्स थे तो लगातार प्री मेंस इंटरव्यू आप लिख रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं। एक होप भी बन जाती है कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। मतलब इस बार जो मेरा अटेम्प्ट था वो 6th अटेम्प्ट था, ओवरऑल 6th मेंस था। 4th अटेम्प्ट था UPPCS का, सेकेंड इंटरव्यू था, और ओवरऑल 6th मेंस था, क्योंकि मैंने झारखंड PCS का मेंस लिखा है, बिहार का मेंस लिखा है, यूपी का UPSC का 2 लिखा है और UPSC लिखा है। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था। बट हर एग्जाम के पहले डर लगता है प्रीलिम्स में, बट मेंस में तो बिल्कुल नहीं, मेंस में हो जाता है। एंड प्रीलिम्स में एक ही तरीका है कि आप जो है थोड़ा सा प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, कि आप मेहनत खूब करिए और डेफिनेटली उसका फल मिलेगा आपको। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत के प्लान करके करते हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। बिल्कुल सर। सर, क्या कभी ऐसा लगा कि सिलेबस इतना वास्ट है कि इसे पूरा करना असंभव लगा हो और आप सोचे हो कि अब क्विट कर देते हैं, तो आपने उस टाइम पे क्या अप्रोच अपनाई? क्विट करने का ख्याल कभी आया नहीं, क्योंकि यही करना था हमेशा से। और देखिए, अगर प्रिपरेशन में आपको वक्त लगता है, आपको 1 साल 2 साल तो चीज़ों को समझने में, नोट्स बनाने में, उसको रिफाइन करने में लगता है, तो बहुत जल्दी हो जाए इसकी आपको से अच्छा है कि आप कितना एफिशिएंट काम कर सकते हैं। जैसे आपने ये है कि आपको सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो बहुत ही पेशेंस आपको चाहिए। पेशेंस, परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं कि आपको प्रॉपर जो है सारे सब्जेक्ट को ड्यू टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपको एन्जॉयमेंट पढ़ाई के दौरान ही ढूंढना पड़ेगा, है ना। कि कोई आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप एथिक्स पढ़ लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। तो जो आपको खुशियाँ ढूंढनी है आपके सब्जेक्ट में ही ढूंढनी है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, बहुत वास्ट है। तो किसी में मैपिंग अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए, कभी निबंध पढ़ने का अच्छा हुआ, कभी हिंदी पढ़ने का अच्छा हुआ, तो आपको ये 6-8 सब्जेक्ट जो भी हैं उसी में आपको अपनी लाइफ बितानी है। और जितना जल्दी आप कर लीजिए उतना बेहतर है। अदरवाइज आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जो एक एक्सपायरेंट को करने होते हैं। और अगर आप वो 1 साल में कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में करेंगे तो 2 साल में होगा। तो आप अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो आप मेहनत से नहीं भाग सकते बिल्कुल भी, मुझे ये लगता है। सर, अगर दोबारा फिर से एग्ज़ाम देना हो तो आप ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करेंगे?
ओके, ऐसे बहुत मेजर गलतियाँ तो कभी की नहीं, बट मुझे लगता है कि जो आपको लगता है कि जो न्यूज़ में करंट में जो न्यूज़ रहती हैं, जैसे कुछ आईआर के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जैसे इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया नेपाल है, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया यूएस का टैरिफ वॉर, उन क्वेश्चंस को देख हमारे दिमाग में रहता है कि हम ये आएगा क्वेश्चन, ये लग रहा है कि क्वेश्चन मेंस में आएगा GS2 में, बट उन क्वेश्चन से अलग से थोड़ा सा रिसर्च करके नोट्स बना करके पढ़ के जाने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है हम कर ले जाएंगे, लेकिन हम वो वहाँ पे एग्जाम हॉल में लगता है कि नहीं और अच्छे से होना चाहिए था, क्योंकि जनरल आंसर लिखने से काम नहीं बनेगा आपका। तो जब आप प्रिपरेशन में सोचते हैं कि बहुत ही विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर आँख कान आपके खुले होने चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कोई इवेंट जैसे SIR का था, बहुत न्यूज़ में था, या फिर जो भी इवेंट्स अरावली वाला न्यूज़ में था, तो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, आपको प्रॉपर विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन घूम फिर करके आएंगे, है ना। तो इन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा मुझे लगता है। सर इस लंबे प्रिपरेशन फेज में आपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया और मोटिवेशन को कैसे बना कर रखा? डिसिप्लिन का तो ऐसा था कि यार मतलब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन जाता था, तो लाइब्रेरी में मेरा ये था कि 12 घंटे का मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था। तो मैं सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक लाइब्रेरी में अपना टाइम देता था। बीच में लंच के लिए 1 घंटा और शाम को आधा घंटा चाय के लिए, इतना होता था। उसके बाद मैं पिछले 3-4-5 सालों में बहुत कंसिस्टेंटली लाइब्रेरी गया, प्रॉपरली काम किया, और मेरे पास टारगेट्स होते थे कि हाँ चलो अभी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए लग के करते हैं। फिर एग्ज़ाम का प्री निकल गया, फिर मेंस के लिए लग गए, तो हम लगातार बिजी रहे पूरे प्रोसेस में, है ना। तो मैं अभी तक टोटल 8 मेंस लिख चुका हूँ, और कई सारे 2-3 इंटरव्यू भी हो चुके हैं मेरे, और फाइनली अभी 5-6 साल की जर्नी में, क्योंकि 2024 का पेपर है, एग्ज़ाम जो भी इसमें फाइनल रिजल्ट आया है काफ़ी डिले हो गया, 2 साल लग गए इस प्रोसेस को। तो इंसान करता है अपनी तरफ से कोशिश, है ना। और देखिए क्या है ना, जिसको करना है वो कर लेता है ना। डिसिप्लिन वगैरह तो ठीक है, डिसिप्लिन बहुत एसेंशियल है। तो आपको लगता है लाइब्रेरी जाने से डिसिप्लिन आता है, तो लाइब्रेरी जाइए। रूम पे पढ़ लेते हैं अगर आप, तो रूम पे पढ़िए, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपको गोल पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। बिल्कुल। व्हाट मैटर्स दैट कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, और अगर उसके लिए अगर आप चाहते हैं काम करना, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है। सर एक मोमेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू के फर्स्ट डे का, जिस दिन आपका इंटरव्यू था, उस दिन का माइंडसेट आपका क्या था? इंटरव्यू मैं 2022 में दिया था पहली बार, तो थोड़ा नर्वस था उस दौरान, क्योंकि वो पहला इंटरव्यू था। तो क्योंकि मॉक के जो एक्सपीरियंस थे वो डिफरेंट थे ऑल टुगेदर। जब वहाँ गया तो उन्होंने बहुत ही शालीनता से मुझे मतलब ट्रीट किया। जब मैं अंदर गया तो प्रॉपरली मैं बैठा सही से, उन्होंने ग्रीट करने के बाद, एंड बहुत ही सही कॉर्डियल माहौल रहता है आयोग के अंदर, तो मुझे बहुत खास दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छे सवाल पूछे गए, कुछ सवालों के जवाब नहीं पता थे तो उनको ईमानदारी से सॉरी बोला, और कुछ सवालों के जवाब अच्छे भी दिए। तो उस साल मुझे 70 नंबर मिले थे 100 में से, 75 हाईएस्ट होते हैं। और उसके बाद से डर खत्म हो गया कि हाँ आयोग में तो इंटरव्यू अच्छा होता है, तो इस बार ही मुझे लगता है अच्छे नंबर मिले होंगे, तभी मैं यहाँ पर हूँ। और फिर इंटरव्यू से वो जो डर खत्म हो गया कि हाँ ठीक है हो जाता है। बहुत ही विनम्र रहने की ज़रूरत है आपको, और सही से बात करने की ज़रूरत है, अपनी बात को एडिक रहने की ज़रूरत है, जो आप बोलते हैं उसको ऑन करते हैं कि नहीं, दैट्स ऑल। आपकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट ऐसा कौन सा था जो आपको लगा कि अब हाँ सिलेक्शन से इस बार मेरा हो जाएगा? मुझे लगता है कि मैंने मेंस अच्छे से लिखा, सारे सवालों के जवाब लिखे, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं मैं आज तक। और हिंदी मेरा अच्छा गया था, क्योंकि हिंदी में जनरली मुझे डर लगता था कि मुहावरे टफ आ जाएंगे या फिर ग्रामर टफ आ जाएगी। तो इस बार जब हिंदी पेपर अच्छा हो गया था तो मुझे लगा कि अब GS तो मैं संभाल ले जाऊँगा। जो GS मैंने संभाल लिया, उसके बाद मुझे लगा था कि हाँ पिछली बार भी मेंस क्लियर हो गया था, तब सीट बहुत कम थी, इस बार तो लगभग 3 गुना सीट थी। तो मुझे लगा यार इस बार कॉल तो आएगी फॉर श्योर। तो मुझे भरोसा था कि हाँ यार कि अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए कि मैं पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक गया था, तो दूसरे प्रयास में तो मुझे चीज़ें मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक ही मार्क्स रुका था। बिल्कुल। तो एक भरोसा था कि हाँ यार ये भी पीसेस किया जा सकता है, डुएबल है, उम्मीद थी, और मुझे लगता है रिजल्ट ने वो साबित भी कर दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। आपकी तैयारी के दौरान कि वो कौन सा ऐसा दिन या कौन सी ऐसी रात थी जो सबसे डिफ़िकल्ट रात रही हो, या दिन रहा हो, या मोमेंट रहा हो, ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट जो सबसे डिफ़िकल्ट रहा हो? हाँ मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि पर्सनल लेवल पे क्राइसिस होती है ना, कि आपके कुछ दोस्त होते हैं जो साथ देना बंद कर देते हैं,
उनको लगता है कि नहीं ठीक है, अभी जॉब नहीं लगी है या है जो भी, मतलब पर्सनल लेवल पे क्राइसिस होती है कि हाँ लोग आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो आप उनको छोड़ के ले जाते हो कि हाँ ठीक है किसी के पास जॉब नहीं है या जो भी है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि लोग इस वजह से ट्रीट करते हैं कि आपके पास अभी कुछ नहीं है ना, तो वो लगता है वो दिन डिफिकल्ट होते हैं कि आपको जज इसलिए किया जाता है कि आपके पास जॉब नहीं है, डिस्पाइट कि आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे सारे गुण हैं एक अच्छे इंसान में जो होनी चाहिए। बट ये जो सोसाइटी है या आस पास के लोग हैं, जो हमारे दोस्त हों या फिर कोई भी कुछ भी कोई भी हो, तो उसमें यही लगता है कि वो लोग बस इससे जज करते हैं कि आप हैं क्या, है ना। तो अभी जब सिलेक्शन हुआ तो उनके मैसेजेस आए, कॉल्स आए, तो लगता है कि चीज़ें बदलती हैं, और बट वो फिर मैटर नहीं करता फिर, क्योंकि आप दुख में तो साथ में थे नहीं जब चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। बिल्कुल। आपने ऐसे ट्रीट किया जैसे हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो मुझे लगता है समय ने करवट लिया है और समय बहुत बलवान है। बिल्कुल। तो लोगों को मुझे लगता है कि बहुत जब डिफ़िकल्ट टाइम आए, कोई साथ निभाना छोड़ दे आपका, कोई परम मित्र, कोई खास दोस्त, तो मुझे लगता है ठीक है, उस पे आगे बढ़, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करके भगवान में भरोसा रख करके, थोड़ा 2-3 सालों से मैं काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो गया था। मंदिर जाना, मनकामेश्वर जाना यहाँ पे, तो वहाँ से काफ़ी शक्ति मिलती है, क्योंकि जर्नी बहुत अकेली है और आपको डिसिप्लिन में रह कर काम करना होता है। तो थोड़ा सा मतलब हर इंसान का अलग अलग होता है, तो मेरा तो यही था कि मुझे भरोसा था भगवान पे काफ़ी ज़्यादा, और मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था, और बाकी जो आते गए जिनसे होता गया चलता गया, दोस्तों ने काफ़ी साथ निभाया। अच्छा सर, रिजल्ट आने के बाद हम्म। आपकी लाइफ में सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? रिजल्ट का इमोशनल का तो मैं कुछ ऐसे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैं घर पे नहीं था। अच्छा। रिजल्ट आया तो मैं लखनऊ में था, मेरा मेंस चल रहा था, और उसके बाद मैं रात में पिताजी को फ़ोन किया कि रिजल्ट आ गया है, हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा ऐसी जीएसटी मिला है, तो वी वॉज वेरी हैप्पी। और फिर 1-2 मिनट की बात हुई हमारी, और फिर हम 1 तारीख को एग्ज़ाम लिख करके फिर हम आए, 2-3 को घर आए, तो वहाँ पे पापा जी ने मतलब वो जो है फूलों वूलों से स्वागत किया, माला पहना करके स्वागत किया, तो बहुत अच्छा मोमेंट था। पापा से मेरी बॉन्डिंग 2-3 साल से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी कि हाँ ठीक है, डिस्पाइट एवरीथिंग ही इज़ सीइंग माय हार्ड वर्क, देख रहे हैं कि वो कितना मेहनत कर रहा है और वो हर फ्रंट पे साबित कर रहा है, चाहे वो बीपीएससी का इंटरव्यू में दे के आया हूँ या फिर पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ अच्छे से दे रहा हूँ, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। और वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका कहीं ना कहीं हो जाए, और आई थिंक ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ जब मेरा रिजल्ट आया। और मुझे बहुत खुशी है कि पिताजी और माताजी बहुत खुश हैं रिजल्ट से। आज आपको लाखों एस्पिरेंट्स डेफिनेटली। एक सक्सेस कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। हाँ। आप कैमरे किस तरफ हैं, कैमरे किस तरफ हैं, हम्म। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उन, क्योंकि वो बिगनर्स भी हैं और रिपीटर भी हैं, बिल्कुल। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो अपनी तैयारी में क्या इम्प्रूवमेंट लाएं, और ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने की आप नहीं चाहते वो भी करें, ऐसी वो कौन सी 3 गलतियां? पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप में खुद में भरोसा रखें कि आप जो कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। आप प्रॉपर, देयर इज सिलेबस, देयर इज PYQs, है ना, और उन पे स्टिक करते हुए आप उस पर काम करिए, नोट्स बनाइए, सब कुछ कीजिए, भरोसा रखिए कि हमने चीज़ें जो की हैं अच्छी की हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए मेंस के लिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ अलग होती है। और थोड़ा बहुत पर्सनालिटी का भी काम करिए, मतलब जैसे कि अच्छे दोस्त बनाना हो, है ना, अच्छी फिजिक रखना हो, हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दीजिए, जर्नी बहुत अलोन है। और तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए। तो ये 3 बातें मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो लाइफ को, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ नॉट द ओनली गोल, है ना, कि एग्ज़ाम निकलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे, प्रोसेस है। इसे एक हेल्दी प्रोसेस बनाइए ताकि आपकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग भी बेहतर हो सके। बहुत स्ट्रेस मत लीजिए कि कब क्या होगा, जब समय आ जाएगा तो हो जाएगा। और अपना पूरा आप ध्यान रखिए, पूरी मेहनत अपने कर्म पे ध्यान दीजिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आप अपने आप को एनालाइज करिए, कहाँ आपका टाइम जा रहा है, उस टाइम से क्या आपको मिल रहा है। जब इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, कुछ क्वालिटी टाइम अपने फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड करिए, वहाँ से आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों के बीच में टाइम स्पेंड करिए, जो अच्छे दोस्त हों, जो आपको गाइड करें, जो आपके भले के लिए सोचें। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सर,
आपकी स्टोरी सुन के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ऑडियंस आपकी सुन रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और आपकी इस स्टोरी ने जो बताया कि फैमिली में आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं तो मेक श्योर कि आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। डेफिनेटली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस स्टोरी से बिगनर्स जो हैं, और ख़ासकर रिपीटर्स जो बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अपनी सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। आपके अग्रिम भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं भैया इसकी तरफ से। आप आगे भी बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।